गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का सारणिक। सारणिक में हमने जो पहला प्रश्नावली है 4.1 पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है 4.2। 4.1 में मैं पुनः याद दिला दूं तो उसमें जो सारणी था उसको प्रसार करना हम लोग सीखे थे। द्वितीय कोटि की सारणी और तृतीय कोटि की सारणी। जो आपका सारणिक है, आपका अगला जो पॉइंट है 4.2, जिसमें प्रगुण के माध्यम से हल करना है। कुछ विद्यार्थियों पूछ रहे हैं कि सर आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं, कमेंट किए थे क्लास 12 से ही। तो उनको मैं बता दूं कि हम लोग जो MS टीम एजुकेशन है वह NCERT पैटर्न पर आधारित जो सिलेबस है उसी पे पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसी से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको इसी से पढ़िए, या अलग प्रकाशन की बुक आपके पास है तो उससे भी आप प्रश्न कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कुछ विद्यार्थी ये शिकायत कर रहे हैं कि वीडियो क्लीन नहीं आ रही है, तो वो अपने वीडियो की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लीजिए, आपको वीडियो आपको साफ दिखेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा आज का एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक लिखे नहीं है, निर्देश जान लीजिए। 1 से 5 तक प्रश्न ये है कि उसे बिना प्रसार किए प्रगुण के माध्यम से हल कीजिए, यानी सत्यापित कीजिए। हमें मिला है कि एक सारणिक है, इसको प्रूव करना है कि इसका मान क्या है, 0 के बराबर है, यानी सिद्ध करना है, लेकिन प्रसार नहीं करना है। हमने पहले बता दिया कि प्रसार नहीं करना है, केवल प्रगुण का लगाना है। आपको मैं जो पहली वीडियो है उसमें 5 प्रगुण बताए थे, उन्हीं प्रगुणों के माध्यम से हल करना है। मैं पुनः उन प्रगुणों पे चर्चा कर दे रहा हूँ। पहला प्रगुण ये था कि किसी सारणी के सभी पंक्ति को सभी स्तंभ में चेंज करते हैं परस्पर, तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा प्रगुण था कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति में या एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ में चेंज किया जाए तो उसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। तीसरा हमारा प्रगुण था कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो उसका मान होता है 0। अगला हमारा जो प्रगुण था 4 नंबर, यह था कि किसी भी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम हो जाए, यानी आपस में बराबर हो जाए, तो उसका भी मान होता है 0। इसी पे सारा सवाल हमारा हल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 यह है, इतना बराबर 0 हल करना है। आप आव्यूह में पढ़ाया गया है कि हम पंक्ति को या किसी स्तंभ को प्रगुण का प्रयोग करके चेंज कर सकते हैं, उसमें घटाकर या जोड़कर या गुणा करके किसी प्रकार का परिवर्तन ला सकते हैं। तो देखिए हम परिवर्तन यहाँ ला रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ C1 C3 टेंगेस्ट C3 माइनस C1, अर्थात जो स्तंभ नंबर 3 है उसमें हम परिवर्तन करना चाहते हैं। वो परिवर्तन किस प्रकार का होगा, तो C3 में से C1 को घटाएंगे। क्या करेंगे, C3, यानी C3 में से C1 को घटा करके लिखेंगे C3 की जगह पर। अब देखिए ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है। जब घटाते हैं तो याद रखिए कि जो चेंजिंग हो रहा है केवल C3 में हो रहा है, यानी C1 और C2 सेम रहेगा। तो यहाँ देखिएगा C1 में हो जाएगा X Y Z, C2 में हो जाएगा A B C, और C3 का मतलब ये होगा कि C3 में से क्या घटाना है, C1 को घटाना है। देखिए तो देखिए यहाँ जब घटाएंगे तो X प्लस A में से X घटाएंगे तो A हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो Y घटाएंगे तो सिर्फ B बचेगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो Z घट जाएगा तो C बचेगा। अब इतना बराबर हम लिख सकते हैं 0, इतना बराबर कर सकते हैं 0। अब क्यों 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रगुण पढ़ा है। देखिए इसमें लिखेंगे कि C2 तथा C3 सर्वसम है, सर्वसम है। देखिए जो आप देख रहे हैं C1, तो C1 ABC है, गलत हो गया, ये C2 रहेगा क्योंकि C1 तो ये है। C2 तथा C3 सर्वसम है, यानी C2 का मतलब ABC और C3 का मतलब हुआ ABC,
तो आपको पता है किसी भी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो जाए तो उसका मान क्या होता है, 0। तो यहाँ 0 आ गया और हमें 0 भी क्या करना था, प्रूव करना था। तो देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा तो नोट करिए, इसको आगे प्रश्न बताया जाए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर दिया है, यहाँ भी सारणी को सिद्ध करना है 0 विदाउट प्रोसेस, और इसको प्रसार नहीं करना है, इसको बस प्रगुण का माध्यम करना है, किसी प्रोसेस के तहत नहीं हल करना है। तो देखिए इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें लिखते हैं C1 टेंगेस्ट C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी लिखना है, केवल हम इसमें चेंज करना है, इन दोनों में चेंज नहीं होगा। देखिए जब हम जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब जोड़ेंगे C1 C2 C3 को तो क्रमशः यह एक जोड़ के देख लेते हैं, इधर रफ वर्क देख लेते हैं, तब इसको डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए जब जोड़िएगा A माइनस बी प्लस B माइनस E प्लस C माइनस A, तो सभी कट जा रहे हैं, क्रमशः सभी कट क्या हो जा रहा है, 0। यानी इस पूरे को जोड़िएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी इन दोनों में परिवर्तन नहीं होगा, तो B माइनस C माइनस A। इसको भी जोड़ेंगे तो पूरा देख लीजिएगा 0 ही आएगा, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसको भी जोड़िएगा तो 0 आएगा, A माइनस B और B माइनस C। अब आपको पता है कितना बराबर हम लोग डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। क्यों 0 लिखेंगे, यह भी एक प्रगुण है कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाएं तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि C1 के लिख सकते हैं 0 क्यों होगा, क्योंकि C1 के सभी अवयव शून्य है, क्या है, शून्य है। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हमारा बन गया, तो आप इसे नोट करिए ताकि अगला प्रश्न बताया जाए। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 है, इस सारणी को हल करके एक और सारणी ज्ञात करना, इस पर शून्य नहीं सिद्ध करना है, वह दोगुना ये दिया है एक सारणी, इसका मान मैंने इसके बराबर होगा। तो हमें यहाँ से हल करते हैं, या उसको हल करके ये लाते हैं, चाहे इसको हल करके इधर लाते हैं। तो हम लोग हल करते हैं, यहाँ से LHS लेते हैं, LHS ले लेंगे। इसमें पहले एक काम करेंगे, लिखेंगे पंक्ति तथा स्तंभ को आपस में बदलने पर, अर्थात हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला प्रगुण था कि सभी पंक्ति को स्तंभ में और सभी स्तंभ को पंक्ति में चेंज करते हैं तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो हम चेंज करते हैं। ये हम लोग आव्यूह में भी पढ़े थे, जिसको कहे थे परिवर्त आव्यूह, ठीक उसी प्रकार से है। और देख रहे हैं कि यह आपका क्या है, यह आपका है कॉलम नंबर 1। तो यह ऊपर से नीचे कॉलम है यानी स्तंभ है, इसको जब ऐसे करेंगे तो पंक्ति हो जाएगा। तो देखिए पंक्ति जब बनाएंगे तो लिखेंगे यहाँ B प्लस C, दूसरा हो जाएगा, देखिए पंक्ति बना रहे हैं C प्लस A, और ये हो जाएगा A प्लस B। अब इसको बनाएंगे यहाँ से Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा है ना, यहाँ इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा Y प्लस Z और Z प्लस X और X प्लस Y। हम लोग यहाँ प्रगुण लगा दिए। इसके बाद नीचे देखिएगा एक और प्रगुण लगाते हैं, हमें उसको देख करके सिद्ध करना है, क्या लाना है। तो यहाँ लिखते हैं C3 टेंगेस्ट C3 माइनस C1 प्लस C2, यानी C1 और C2 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। नीचे देखिएगा हम लिख रहे हैं, तो C1 का मतलब हो जाएगा B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, ये हो जाएगा C प्लस A Q R प्लस P Z प्लस X। लेकिन C3 में परिवर्तन करना है, क्या परिवर्तन करना है, तो इन दोनों को जोड़ के परिघटाना है। तो देखिएगा जब हम एक रफ वर्क देखते हैं उसके बाद उसको मिटा देंगे। रफ वर्क हमारा क्या है, जब आप C3 का मतलब हो गया यहाँ A प्लस B में से घटाना है, क्या घटाना है, तो C1 C2 को जोड़ करके। तो जब C1 C2 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा,
बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए सी प्लस ए। देखिए जब घटाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और सी से मिलकर 2c होगा, माइनस से आगे तो माइनस 2c। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 2c। ठीक, माने जो नहीं है वही है। देखिए यहाँ p क्यों नहीं है, p हट जाएगा तो बचेगा -2r। यहाँ एक्स वाई है तो क्या बचेगा, एक्स वाई है तो यहाँ आपका घटाएंगे तो z बचेगा। क्या बचेगा -2z। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ लिखेंगे, नीचे देखिएगा लिखेंगे C3 से -2 उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ का मतलब ये कॉमन है तो वहां से कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन करेंगे -2। तो देखिएगा जब -2 कॉमन करेंगे तो आगे चला आएगा -2, तब क्या बचेगा, तो यहाँ बच रहा है b प्लस सी q प्लस r और यहाँ बचेगा y प्लस z और यहाँ बचेगा आपका c प्लस a r प्लस p और यहाँ बचेगा z प्लस x। इसमें से माइनस कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ बचेगा c r z। यहाँ तक हो गया। अब हमें इसे भी घटाना है, यहाँ 2 फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे C1 टेंगेस्ट C1 माइनस C3 तथा C2 टेंगेस्ट C2 माइनस C3। क्रमशः इसमें से घटा देंगे। देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या मिलेगा, तो -2 तो है। देखिए C1 में से C3 घटाएंगे तो C है तो C घट जाएगा तो सिर्फ B बचेगा। यहाँ घटा देंगे तो R घट जाएगा तो Q बचेगा, यहाँ Z घट जाएगा तो Y बचेगा। अब इसको देखते हैं, C घट जाएगा तो A घटेगा तो A बचेगा, R घट जाएगा तो P बचेगा और Z घट जाएगा तो X बचेगा। यहाँ बचेगा C R Z। अब देखिए हमें सिद्ध करके ये लाना है, अर्थात यहाँ A होना चाहिए। तो हम क्या काम करते हैं कि इस पंक्ति को यहाँ ला देते हैं, एक इस कॉलम को, और इसको वहाँ भेज देते हैं। मैंने आपस में इसको लिख नहीं रहे हैं, इसको इसमें और इसको इसमें जब चेंज करते हैं तो आपको पता है कि एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति में चेंज करने में उसमें ऋणात्मक परिवर्तन होता है। यानी ऋणात्मक परिवर्तन होगा यानी ऋण होगा, तो ये ऋण आएगा यहाँ तो प्लस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा 2, ये यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा APX और यहाँ हो जाएगा BQY और यहाँ हो जाएगा CRZ। अभी जो सिद्ध करना है वह सिद्ध नहीं हो पाया है। अब एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं पुनः पंक्ति और स्तंभ। नीचे देखिएगा स्तंभ को आपस में बदलने पर, जब आपस में बदलेंगे तो यहाँ देखिएगा, तो जब आपस में बदलेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, इधर बता रहे हैं। ये देखिए पहला स्तंभ है तो पहला पंक्ति बन जाएगा। जब पहला पंक्ति बनेगा तो क्या हो जाएगा APX। दूसरा है तो दूसरा पंक्ति बन जाएगा, ये हो जाएगा BQY और तीसरा है तीसरा पंक्ति बन जाएगा CRZ। अब देखिए जो हमें सिद्ध करके लाना था 2ABC PQR XYZ। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः LS बराबर RHS। थोड़ा सा पुनः एक बार समझिएगा, पहले हमारा ये यहाँ से इसको हल करना है, उसके बाद ये हमारा है और लास्ट में ये वाला है। थोड़ा सा जगह कम है तो इसमें आप लोग समझ गए होंगे, आप निश्चित ही सवाल कर लेंगे, आएगा परीक्षा में। तो इसको देखिएगा ध्यान से, एक एक पॉइंट को समझ में आएगा। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक था नोटिफिकेशन, उसमें हमने 3 प्रश्न बताया, पहला दूसरा और पांचवा। तीसरा चौथा छोड़ दिया गया है, आप उसको हल करिएगा, कमेंट करिएगा। अब हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 से लेकर 14 तक
सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न को सिद्ध कीजिए। 1 से 5 तक भी वही करना था, हमने 1 5 तक देखा। अब देखना है हमें 1 से 14 तक। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एकदम प्रश्न में एक प्रश्न आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। जो आपका 6 से 14 तक है उनमें से कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए उसके सारे प्रश्न को ये मान के हल करिए कि यही प्रश्न आने वाला है। तो आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7 को। 6 बहुत आसान है, इसको छोड़ दे रहे हैं। 7 देखते हैं। इसको बनाया जाता है, सबको सिद्ध करना है। इस सारणी को हल करके 4a² b² c² मान निकालना है। तो हम यहाँ से लेते हैं LHS। अब इस सारणी को हल करना है तो हम यहाँ लिखते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे हम लोग C1 C2 तथा C3 से क्रमशः A उभयनिष्ठ लेने पर A B C, देखिए हो गया था। C1 C2 तथा C3 से क्रमशः A B C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर देखिएगा, जब उभयनिष्ठ लेंगे यानी उन अवयवों को हम कॉमन कर लेंगे जो प्रत्येक स्तंभ में होंगे। देखिए C1 में क्या है, ध्यान देखिएगा। C1 में हम देख रहे हैं कि A है, क्रम से लिखा गया है C1 से A, C2 से B और C3 से C। तो देखिए जब यहाँ लेंगे तो हो जाएगा A B C यानी कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ से कॉमन कर बचेगा A, क्या बचेगा A। जब यहाँ से A ले लेंगे तो B बचेगा, यहाँ से A ले लेंगे तो C बचेगा। यहाँ से B ले रहे हैं तो A बचेगा, यहाँ से B ले रहे हैं तो B² है तो -B बचेगा, और यहाँ C। इसमें से प्रत्येक से C कॉमन करना है तो A B -C हमने देख लिया। अब पुनः लिखते हैं यहाँ से, इस बार लिखेंगे R1 R3 तथा R1 R2 तथा R3 से क्रमशः A B C उभयनिष्ठ लेने पर, यानी यहाँ से भी उभयनिष्ठ हम लोग ले लेंगे। लेने पर देखिए यह हमारा C1 C2 C3 है, तो जब लेंगे तो वह A लेंगे तो A आएगा तो A² B² C² हो जाएगा। तो देखिए यह हमारा C1 है तो C1 से ले लेंगे, देखिए तो पूरा A है तो -1 1 1, यहाँ 1 -1 1 1 1 -1 ये प्राप्त हो गया। अब इसको यहाँ देखते हैं। अब यहाँ से हम चाहें तो कोई प्रगुण लगा सकते हैं, तो प्रगुण लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं A² B² C²। सारणिक -1 1 1 1 -1 1 1 -1। इसी को हमने कोई हल नहीं किया, बस इसी को यहाँ ला करके लिखे हैं। यहाँ प्रगुण लगाएंगे पुनः C1 टेंगेस्ट C1 प्लस C2, और इस C1 में परिवर्तन कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। देखिएगा जोड़िएगा तो आपको क्या होगा, देखिए जोड़ते हैं। जब -1 को 1 में जोड़ेंगे 0 होगा, 1 को -1 में जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, यानी 1 1 1 -1 1 1 -1। अब हम प्रगुण का प्रयोग करके अधिकतम 1 या 2 जीरो बना सकते हैं। अगर हमें 3 जीरो नहीं बना सकते हैं तो जो लास्ट में बचता है तीसरा उसके सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, उसके बाद जो आएगा हमारा वही आंसर होता है। तो लिखेंगे यहाँ C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार करते हैं तो A1 A² B² C²। देखिए जब प्रसार करेंगे तो ये दोनों ऑलरेडी 0 हैं, तो 0 है तो उसका प्रसार करने पर भी 0 होगा। तो हम जानते हैं चिन्ह प्लस माइनस प्लस का चलता है, तो इन दोनों को लेंगे तो कोई मतलब है नहीं, इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं। तो ये होगा प्लस माइनस प्लस, यानी +1 लेंगे। आपको पता है
कि जिसको लेते हैं वह पूरी पंक्ति और पूरा स्तंभ खत्म हो जाता है, यानी ये पूरा खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 1 -1 1। अब इसी को हल कर देते हैं, इस पर गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। जब आप हल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक एका में एक, एक एका में एक, और उसके बाद हल करेंगे यहाँ से इसको इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +1। तो +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ गड़बड़ हुआ है, जब यहाँ प्रगुण लगाए थे तो इसको जोड़े थे 0 हो गया था, इसको जोड़े थे 0 हो गया था, लेकिन 1 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 नहीं होगा, बल्कि 1 1 को जोड़ेंगे तो ये 2 हो गया। जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 रहेगा, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो इस 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो एक एक मिल के 2 हो जाएगा, उस 2 का इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर जो हमें प्रूव करना है वो हो गया। अतः लिख सकते हैं यहाँ LHS बराबर RHS। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हो गया। पुनः एक बार इसको समझ लेते हैं। यह हमारा प्रश्न है, इसको हल करके इतना लाना है। हमने जब LHS लिया तो लिखा C1 C2 C3 से क्रमशः ABC उभयनिष्ठ लेने पर ये C1 C2 C3 हमने क्रमशः उभयनिष्ठ ले लिया ABC। अब जब उभयनिष्ठ लिया तो हमें ये प्राप्त हुआ। पुनः यहाँ लिखा गया R1 R2 R3 से क्रमशः ABC उभयनिष्ठ लेने पर, यानी R1 R2 R3 से लेंगे तो चूंकि जब A लेंगे तो क्रमशः वह a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। पुनः हमें ये प्राप्त हुआ। इस मान को ला करके हमने यहाँ लिख दिया, एक प्रगुण लगाया C1 टेंगेस्ट C1 प्लस C2। उसके बाद जब जोड़ा तो ये हमारा दोनों जोड़ने पर 0 हुआ, इसको भी जोड़े तो 0 हुआ, और एक एक को जोड़े तो 2 हुआ। C1 के सापेक्ष प्रसार करें तो 2 0 था C1 में, तो इसके सापेक्ष प्रसार करने में कोई फायदा है नहीं, तो डायरेक्ट हमने 2 को ले लिया, 2 को लिया तो हमारा बचा 1 1 -1 1। तो बाई क्रॉस करेंगे। आपको पता है कि द्वितीय क्रम का कैसे हल किया जाता है, गुणा करेंगे तो एक का में 1 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस होता है, लेकिन इससे गुणा करने में माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, उस 2 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 4। हमको यही प्रूफ करना था। इस तरह से हमारा बन गया। जो इसके आगे प्रश्न नंबर 7 से लेकर के 7 हो गया, 8 से लेकर के 14 तक है, उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आप इस वीडियो को देखे होंगे और यदि समझ में नहीं आता है तो पुनः इस वीडियो को एक बार और देखें। हमें विश्वास है आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आगे का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो तक आपको धन्यवाद।